नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी जानकारी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जब कोई लेन देन या कोई व्यवहार करता है तो उसमें उसके लेन देन के रिश्ते को कानूनी जामा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही पहनाया जाता है। संविदा कानून या कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिविल मामलों में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। ये विधि सिविल मामलों में ऐसा ही महत्व रखती है जैसा महत्व प्रशासनिक विधि के मामले में संविधान का है। इस कानून के बाद ही अन्य कानूनों का जन्म हुआ है। भारत में संविदा विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अधिनियमित है। जब भी दो या उससे अधिक व्यक्ति के बीच कोई भी खरीद बिक्री की बात करते हैं और उस बात को स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद हस्ताक्षर करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट पेपर का कोर्ट में बहुत ज्यादा मान्यता होती है। अगर आप एग्रीमेंट पेपर सादा कागज पर तैयार करेंगे तो इसका मान्यता कोर्ट में नहीं होगी। एग्रीमेंट पेपर आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, आपको वकील की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के क्लॉज भी होते हैं जिन्हें भी समझना काफी जरूरी है। तो ये तो थी कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी समझौते से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता रोहन तवानी जी। तो रोहन जी आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और आपके हक के बारे में भी बताएंगे। रोहन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो आप फोन करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको एक बार फिर से दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रोहन जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि कब एक एग्रीमेंट वैध कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इट हैज टू बी कंसेंसस एड आइटम। इसका मतलब है कि दो लोग एक ही चीज को एक ही तरीके से समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि एक चीज का पालन एक ही तरीके से हो जी। एक तो ये है। दूसरा, उसमें कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ और उसके बदले में आप कुछ कर, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट कानूनी होना चाहिए। कोई गैर कानूनी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है जी। तो ये है मेजर चीजें जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वैध कहा जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कानून और प्रोविजंस हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन थिंग्स। जी रोहन जी, रजिस्टर्ड और नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी रेंट एक साल के ऊपर है तब उसको रजिस्टर करना अनिवार्य है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है जी। तो अगर वो आपने एक साल के ऊपर के एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और अगर एक साल के नीचे हैं तो आप उसको नोटराइज करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस है लेंथ ऑफ टाइम पे। जी रोहन जी, रेंट एग्रीमेंट यानी किरायानामा क्या होता है? वो एक एग्रीमेंट होती है जिसमें कोई मकान मालिक अपनी संपत्ति किसी किराएदार को देता है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए या कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए, और उसमें आपकी सारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटेल्ड होती हैं। कितना रेंट देना है, आप किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आप उसमें रह सकते हैं, उसमें आप किसी और को ला सकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। जी रोहन जी, स्टैम्प पेपर के साथ एग्रीमेंट करवाना क्यों जरूरी होता है? एक तो ये कानून की रिक्वायरमेंट है स्टैम्प एक्ट में कि हर एक एग्रीमेंट के साथ जो स्पेसिफाइड स्टैम्प ड्यूटी है वो देनी पड़ती है ताकि ये गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करे।
और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं, जी उस पे पेनल्टी लगेगी। जी रोहन जी। रोहन जी, एग्रीमेंट वाली जमीन पर क्या कब्जा हो सकता है? कब्जा तो कोई भी कर सकता है किसी भी चीज पे। एग्रीमेंट अगर आपकी है और आपने उसकी देखभाल नहीं करी तो कोई भी घुस सकता है उसमें। हम्म। तो एग्रीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई कब्जा लेना चाहता है तो। जी रोहन जी। रोहन जी, अगर कोई एग्रीमेंट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये एग्रीमेंट किसी विवाद के वक्त वैध या मान्य होगा? इसका आंसर है रजिस्ट्रेशन एक्ट में। हम्म। रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोविजन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ और हो, फिर उसकी कोई मान्यता नहीं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है तो फिर आप उसको जरूर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल रोहन जी, प्रॉपर्टी का टाइटल काफी महत्वपूर्ण होता है। एग्रीमेंट से कैसे इसका संबंध बनता है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, और दर्शकों को भी ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी का टाइटल काफी जब महत्वपूर्ण है तो एग्रीमेंट से कैसे इसका संबंध बनता है। तो ये है प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, हम्म। जो कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का सेल केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही हो सकता है। उस डॉक्यूमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि ग्राहक कौन है, बेचने वाला कौन है, कितने पैसों में प्रॉपर्टी बिक रही है, हम्म। और जो सेलर है उसको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि मैं अपना सारा हक इस प्रॉपर्टी में खरीदार को दे रहा हूँ। जी। तभी जाके वो एक मान्य सेल एग्रीमेंट होती है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो ऐसे एग्रीमेंट के बिना सेल मानी नहीं जा सकती। जी हैं रोहन जी, आजकल ई कॉमर्स का जमाना है, ऐसे में ई कॉन्ट्रैक्ट कितना अहम हो जाता है? वैसे ई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसके अनुबंध के दायरे में कौन आते हैं? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाएगा कि सिर्फ पहले कॉन्ट्रैक्ट हम पेपर पे साइन करते थे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो जैसे कि किसी ने ईमेल से उसको व्हाट्सएप पर मैसेज पे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हो। और जहाँ तक ई कॉन्ट्रैक्ट उसी बात है कि बच्चे उनसे किसी डिस्कस साइन किया, लेकिन जब मैं उनका वेबसाइट पे साइन अप करता हूँ तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उससे मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मैंने सामान मंगाया ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने उसको उसे भी और करना है कि अभी मैं खरीद रहा हूँ ये दो। चलिए एक बार विषय की जानकारी एक बार फिर से आपको दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारी कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर इस विषय पर कानूनी राय या सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आपकी इस विषय से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई सवाल है और आप उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो आप इन टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल करके कानूनी सलाह ले सकते हैं। नंबर्स हैं 0120612793 0120612793 कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो रोहन जी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन इसके पार्टी रहते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तो एम्प्लॉयर होगा जो काम दे रहा है, और दूसरा जो काम कर रहा है, जी। लेबर या वो वर्कमैन हो जिसे कहते हैं। लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्ट में देखिए इसमें दो चीजें,
एक तो इंडस्ट्रियल कानून होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, और उसके साथ अलग अलग लेबर लॉज हैं। उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं जो एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में उसका पालन होना चाहिए। तो एक तरफ से वो कानूनी हो गया, मतलब हम्म। कानून ने प्रिस्क्राइब किया है कि क्या क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ से अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने किसी को बताया मेरे घर में कोई मरम्मत करनी है या पेंटिंग करनी है, उसके साथ मेरा एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक अलग चीज है। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वही हुआ कि मैंने किसी को अपने अपने लिए सर्विस या कोई परफॉर्मेंस के लिए एंगेज किया है, हम्म। उसको मैं पैसे दे रहा हूँ, और जिसको मैंने हायर किया है वो मुझे काम दे रहा है। तो सिंपली ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ लेबर प्रोवाइड करने के। जी बिल्कुल रोहन जी। रोहन जी, फोर्स मेजोर क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। फोर्स मेजोर होता है कि अगर कोई, जैसे आपका और मेरा एक contract, लेकिन बाद में ऐसे कुछ घटना हुई हम्म। जिसमें या तो ना आपका कंट्रोल है ना मेरा, और उसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, जी। तब वो फोर्स मेजोर कहा जाता है। और उसमें जो पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फोर्स मेजोर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए। हम्म। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर का क्लॉज नहीं है, तब मैं उसका फायदा नहीं उठा जी। सकता। जी बिल्कुल रोहन जी। रोहन जी, कोरोना काल में कई कंपनियों ने फोर्स मेजोर को लागू किया था, क्यों, इसका कारण क्या रहा? ये था कि देखिए, कोरोना काल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा टाइम आएगा कि सब काम बंद हो जाएगा, आप हम्म। अपने घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं लेकिन उनका पालन नहीं कर पा रहे थे। हम्म। चाहे वो, जैसे अगर मैं किराएदार हूँ, मेरा अपना ऑफिस खुला है या मेरी दुकान खुली है, दुकान बंद है, कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो मैं किराया कहाँ से दूंगा, इसीलिए वो फोर्स मेजोर चाह रहे हैं। या मुझे कहीं दूसरी जगह पे जाके कुछ काम करना था, वो मैं फिजिकली जा नहीं पाया और हो नहीं पाया, तो उसके लिए मैं फोर्स मेजोर क्लेम कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन जो मैंने कहा था कि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां लोग फोर्स मेजोर क्लेम कर रहे थे, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोविजन था ही नहीं। तब उस केस में तभी भी वो लायबल रहेंगे। अगर हम्म। वो अपना काम नहीं कर पाए, तब उसके लिए उनको दूसरी पार्टी का नुकसान भी भरना हो सकता है। इट डिपेंड्स, अगर कोई दोनों पार्टीज मिलकर कुछ समझौता कर लें तो अच्छी बात। जी। लेकिन कोरोना काल में भी विदाउट स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट फोर्स मेजर को क्लेम करना मुश्किल। जी रोहन जी। रोहन जी, क्या फोर्स मेजोर के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है? जरूर करी जा सकती है। हम्म। इसमें इसके भी दो पार्ट हैं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेजर क्लॉज नहीं है और दूसरी पार्टी ने आपको चिट्ठी भेज दी कि ऐसा ऐसा हो गया, फोर्स मेजर की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्यूज किया जाए, जी। तो इसके लिए आप कोर्ट जरूर जा सकते हैं। हम्म। इनको कोई हक नहीं था फोर्स मेजोर क्लेम करने के। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर क्लॉज लिखा हुआ है, दूसरी पार्टी कहती है कि देखिए फोर्स मेजोर इवेंट हो गया, अब मुझे माफ कर दिया जाए। हम्म। मैंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपको अपना काम करना है, वो मना कर दिया। उसके लिए भी मैं कोर्ट जा सकता हूँ। या तो मैं कोर्ट से कहूँ कि ये फोर्स मेजोर क्लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए, वैध, या ये डिक्लेरेशन दिया जाए कि दूसरी पार्टी ने गलत तरीके से क्लेम किया है, उसको परफॉर्म करने की आदेश दिया जाए। जी। कोर्ट तो जरूर जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। जी रोहन जी। रोहन जी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कब ये लागू होता है? फ्रस्ट्रेशन वो होता है कि जब किसी होने की वजह से आप कर ही नहीं सकते हैं। हम्म। ये फोर्स मेजोर से थोड़ा डिफरेंट। फोर्स मेजोर में कुछ ऐसी इफेक्ट हुई जिससे आपने अपनी आपकी परफॉर्मेंस आप कर नहीं पाए, जी। लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं था, आप किसी तरीके से रिस्ट्रेन कर दिया। हम्म। फ्रस्ट्रेशन वो होता है कि जब वो परफॉर्मेंस ही एक इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है। जी। मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि मुझे दूसरे देश में जाके कुछ काम करना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, हम्म। उस देश के साथ भारतवर्ष की लड़ाई हो गई, वहां पे ट्राइबल ही बंद हो गया, हम्म। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। या मैंने कहा कि मैं एक चीज मैन्युफैक्चर करूंगा, बाद में सरकार ने कहा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग इलीगल है, हम्म। वो मैं कर नहीं सकता, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। तो इसके जी। अलग अलग तरीके के डेफिनेशन हो सकते हैं। एक इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ फोर्स हम्म। मेजर।
दिस इज समथिंग सिमिलर रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसी कोई होनी हो गई जिसमें नेचुरल इवेंट डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाया, जी। वो किसी ह्यूमन या ह्यूमन इवेंट की वजह से नहीं, कोई नेचुरल इवेंट, हम्म। तो वो भी एक एलाइड डॉक्ट्रिन है फ्रस्ट्रेशन। जी जी रोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस पर बेहतरीन जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।